गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जर्मनी में नाजीवाद का भाग 1 देखा था पिछले वीडियो में, और उसमें नाजीवादी जो विचारधारा थी उसके विषय में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। उस विचारधारा का क्या स्रोत था, उसके क्या सिद्धांत थे, उसके बारे में भी हमने जाना था। आज हम नाजीवाद का भाग 2 देख रहे हैं, जिसमें हम नाजी शासन की प्रकृति और स्वरूप देखेंगे कि नाजी शासन किस प्रकार से उसका संगठन हुआ था। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि जो नाजी शासन था वह बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रसिया में हुई थी ना। तो नाजी शासन बोल्शेविक या फासिज्म की नकल थी। फासीवाद भी हमने पढ़ लिया। तो नाजी दल और शासन की प्रकृति का विश्लेषण हम करते हैं तो अनेक विरोधाभास प्रकट होते हैं। नाजीवाद ने कुछ बातों में रूस के बोल्शेविज्म की तथा कुछ बातों में इटली के फासिज्म, उग्र राष्ट्रीयता आदि की नकल की है। जर्मनी की राष्ट्रीय जो मन स्थिति थी उसके अनुरूप ही नाजी क्रांति का स्वरूप कुछ अनोखापन लिए हुए था। पोलक एंड थॉमस ने नाजी शासन को सर्वाधिकारवादी, श्रेणीबद्ध और एकदलीय राज्य के रूप में देखा है। बोल्शेविज्म या फासिज्म की जो नकल के बारे में हम कहते हैं, उस विषय में हम कह सकते हैं कि मुसोलिनी और हिटलर ऐसे लोग थे जिनका दृष्टिकोण सर्वहारा वामपंथियों का दृष्टिकोण था। हार्डी के ही अनुसार नाजी नेता हिटलर ने अपना राजनीतिक जीवन एक श्रमिक दल से आरंभ किया था। हिटलर का घनिष्ठतम साथी था फीडर, जो उग्र पूंजीपति विरोधी था। उसके दल का मूल नाम सीधा जर्मन मजदूर पार्टी था, और जर्मन मजदूर पार्टी जो नाजीवाद की जो बाइबल थी मीन कैम्प, उसमें भी इसका वर्णन दिया गया है। अधिनायक तंत्र, आतंक और कुछ संज्ञात्मक समानताओं के आधार पर इसे बोल्शेविज्म की अनुकृति सिद्ध करना अनुचित है, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। नाजीवाद पर फासिज्म का प्रभाव निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है, परंतु नाजीवाद उससे कहीं अधिक उग्र और घातक सिद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं पुनरुत्थानवादी। इस विषय में हम कह सकते हैं कि जो हिटलर था वह न तो मजदूर था, न सिपाही और न ही बुद्धिजीवी। वह राजनीतिक पुनरुत्थानवादी था। नाजीवाद भी ऐसा ही पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। शार्लमन का प्राचीन जर्मन साम्राज्य जर्मन वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। जर्मन लोग रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर महान जर्मन साम्राज्य के अभिलाषी बन गए। जो अतीत की जो गौरवपूर्ण कल्पनाएं थी उन पर ये शासन आधारित रहा। नेक्स्ट हम लेते हैं एकात्मक शासन था। 1919 ईस्वी में जो वाइमर संविधान था बना, उसमें जर्मनी के संघीय ढांचे को एकात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत हिटलर ने संविधान को नष्ट किया और एक समस्त राष्ट्र को केंद्रित कर लिया। उसने संघ के 18 राज्यों को भी नियंत्रण में कर लिया। उनके प्रभु सत्ता संबंधी जो अधिकार थे वो रीश को हस्तांतरित कर दिए।
उनका जो प्रशासन था वह गृह मंत्रालय के अधीनता में कर दिया और बिस्मार्क के एकीकरण के संघात्मक स्वरूप को नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये जो शासन था वह एक राष्ट्र, एक राज्य और एक नेता के हिसाब से इस शासन की प्रकृति रही। नेक्स्ट हम लेते हैं श्रेष्ठतावादी। नाजियों का था कि जो संख्या थी यानी जो बहुमत था उनमें उन्होंने संख्या पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। हिटलर की यह मान्यता थी कि शासन श्रेष्ठ शक्ति के हाथ में होना चाहिए और सबल व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। उसने समान बौद्धिक योग्यता वाले 200 व्यक्तियों के समुदाय को ऐसे समुदाय की अपेक्षा जिसमें 190 नीची बौद्धिक योग्यता वाले और 10 अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त हुए हो तो देर तक अनुशासन में रखना कठिन होगा। इस प्रकार नाजी ढांचा योग्यता और श्रेष्ठता के भेदभाव पर आधारित था। भले ही योग्यता का जो मापदंड था वह बाद में एक चाटुकारिता ही सिद्ध हुआ। नेक्स्ट लिखते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी संगठन था। नाजी जो प्रकृति का विश्लेषण करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार केटलबी ने कहा है कि ये राष्ट्रीय समाजवादी प्रकृति थी शासन की, जिसमें जर्मनी का पुनरुत्थान हुआ। हार्डी ने लिखा है कि व्यक्ति का राज्य के अधीन होना और हिंसात्मक उपायों को तरजीह और भाषण देने की कला पर पूर्ण भरोसा हिटलर का था। ग्रांट व टेम्परले ने भी नाजीवाद को राष्ट्रीय समाजवाद कहा है, जिसका उद्भव मार्क्सवाद के निषेध और यहूदियों के प्रति विरोध में हुआ। नेक्स्ट हम लेते हैं कि ये जो शासन था वह साम्यवाद विरोधी था। वो कैसे? नाजीवाद यहूदियों के साथ साथ मार्क्सवादियों के प्रति भी घृणा का भाव रखता था। यहूदियों का मार्क्सवादियों के साथ जबरन तादाद में स्थापित कर दिया था। हिटलर ने विचार दिया कि यहूदी मत और मार्क्सवाद दोनों समान रूप से खतरनाक थे। वे दोनों इतने जुड़े हुए थे कि उन्हें पृथक ही नहीं किया जा सकता था। साम्यवादी और जो नाजीवादी विचारधारा थी दोनों ही चरमपंथी थे। एक वामपक्षी था तो दूसरा दक्षिणपंथी पक्षी था। अतः एक दूसरे का घोर विरोध दोनों के लिए ऑक्सीजन के समान था। संयोगवश नाजी दल ने सत्ता हड़प ली और 1933 ईस्वी में जो निर्वाचन हुआ उसमें पूर्व साम्यवादियों पर संसद भवन को जलाने का षड्यंत्र का आरोप लगाया और उनका दमन कर दिया। तो ये सारे एविडेंस ये बताते हैं कि ये जो विचारधारा थी वह साम्यवाद की बहुत विरोधी थी। ये जो विचारधारा थी वह सैन्यवादी थी, साम्राज्यवादी थी। मैंने जो नाजी सिद्धांत आपको बताए थे उसमें आपको बताया था कि जो मेन कैंप में जो कार्यक्रम थे उसमें ये लिखा हुआ था कि जो नाजी युवक थे उनको प्रशिक्षण देना था, सैनिक प्रशिक्षण देना था। तो उसी आधार पर इस विचारधारा को बल दिया गया। नाजी दल और शासन सैन्य ढांचे के अनुसार संगठित किया गया। स्वयं सेवकों की एक निश्चित वेशभूषा, अनुशासन, उनका अभिवादन, उनके प्रतीक चिन्ह और सैनिक ढंग ये सब निर्धारित किए गए। हिटलर ने यहाँ तक कहा कि प्रत्येक नेता का अधिकार अपने से नीचे वालों के प्रति और उत्तरदायित्व ऊपर वालों के प्रति, जो नाजीवाद में बौद्धिक मनोवृत्ति का परिचायक है। यह जो विचारधारा थी वह साम्राज्यवाद की समर्थक थी। विश्व शांति, विश्व संस्थाएं और विश्व बंधुत्व उनको अनावश्यक मानते थे, इसीलिए उन पर उन्होंने बहुत प्रहार भी किए। उन्होंने प्रादेशिक विस्तार और साम्राज्य निर्माण द्वारा जर्मनी की समस्याओं
के समाधान की कल्पना करी। इस संबंध में कैटलबी ने भी लिखा है कि नाजियों का ये कथन था कि देश को शस्त्रास्त्रों से लैस करेंगे और सैनिकवादी शासन की स्थापना करेंगे। इसी क्रम में हिटलर ने सत्ता प्राप्त करी, वाइमर गणतंत्र को समाप्त किया और तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना करी, जो इनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की द्योतक है। इसी के निरंतर इसकी जो नेक्स्ट प्रकृति का स्वरूप है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।